इंस्टा पर मेरा दोस्त, मैं उसकी नज़रों में उतर गई। यह मेरी कहानी है, मेरी परिभाषा। मेरा नाम चित्रा है। कल ही मेरी उम्र 40 साल की पूरी हुई। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, एक साधारण गृहिणी। मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बेटे हैं, सुयश और जयेश। मेरे पति सरकारी नौकरी में हैं। शायद इसी वजह से उन्हें घर की ओर ध्यान देने का ज्यादा समय नहीं मिलता, या यूं कहो कि वे निकालना नहीं चाहते, पता नहीं। इन 17 सालों में मैंने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। बच्चों को बड़ा करने से लेकर उनके बीमार पड़ने तक, उनकी स्कूल में एडमिशन, उनकी पसंद नापसंद, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान मैंने रखा। घर, बच्चे, रिश्ते, सब कुछ मैंने अपने दम पर संभाला। पर मेरी एक गलत हरकत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गई हूँ। वो बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे। सारे घर के काम निपटाकर मैंने मोबाइल हाथ में लिया और इंस्टाग्राम खोला। वहाँ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। मैंने उस पर क्लिक किया, प्रोफाइल खुली और मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। 20 साल पुराने दिन याद आ गए। वो मेरा कॉलेज का दोस्त सुरेश था। मैंने तुरंत उसके प्रोफाइल में जाकर देखना शुरू किया कि क्या उसके और उसके परिवार के फोटो हैं। सच कहूं तो मुझे बहुत उत्सुकता थी उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो देखने की। पर जैसे कहते हैं, मर्द बड़े चालाक होते हैं, अपनी जिंदगी तो छिपाकर रखते हैं और दूसरों की जिंदगी झुककर झांकने की कोशिश करते हैं। उसकी प्रोफाइल में ज्यादा कुछ खास नहीं था। मैं ऑनलाइन आई ही थी कि उसका तुरंत मैसेज आया, हाय। मैंने भी वैसे ही आदतन जवाब दिया, हेलो। और फिर यूं ही हमारी मैसेज की अदला बदली शुरू हो गई। करीब 10 मिनट हम एक दूसरे की हालचाल पूछने में ही लगे रहे। पुरानी पहचान जैसे फिर से ताज़ा हो गई थी। हमने स्कूल, मोहल्ले, कॉलेज और पुराने दोस्तों के बारे में बातें की। मैं अंदर से बहुत खुश थी, जैसे पुराने दिनों की यादें फिर से लौट आई हों। लेकिन तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई और मैं अचानक वास्तविकता में लौट आई। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा बेटा सुयश खड़ा था, जो अभी 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वो स्कूल से आया था। इसी तरह मैसेज की बातचीत में कब 3:30 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। सुयश को खाना देने में और उसके दोस्तों की बातें सुनते सुनते 1 घंटा निकल गया। उस भागदौड़ में मैंने मोबाइल हाथ में लिया ही नहीं। जब सब काम निपटा, तब अचानक याद आया, जल्दी से इंस्टाग्राम खोला। देखा, वहाँ 3-4 मैसेज पड़े थे, अरे कहाँ हो, ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई नहीं करती, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा। वो पढ़कर मन के अंदर कहीं एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी का यूं मेरा इंतजार करना। मैंने तुरंत जवाब भेजा, अरे मैं थोड़ी बिजी थी, बाद में बात करती हूँ, बाय। थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन जैसे ही नज़र फिर से मोबाइल पर पड़ी, दिल फिर कहीं खोसा गया। ये सोचकर कि उसका कोई मैसेज आया होगा, मैंने तुरंत इंस्टाग्राम खोल लिया। वो ऑनलाइन था। मैंने झट से उसे मैसेज किया, तुम्हें कोई जॉब वगैरह नहीं है क्या? तुम तो लगातार फोन पर ऑनलाइन रहते हो। उसका जवाब तुरंत आया, जॉब नहीं है, मेरा खुद का फ्लैट बेचने का बिजनेस है। हम अपने खुद के मालिक हैं। मैंने बस इतना टाइप किया, वाह अच्छा है। तभी उसका अगला मैसेज आया, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या? बिना ज्यादा सोचे मैंने उसे अपना नंबर फॉरवर्ड कर दिया। थोड़ी ही देर में उसका फिर से मैसेज आया, क्या मैं तुम्हें अभी कॉल कर सकता हूँ? मैंने जल्दी से एक स्माइल वाला इमोजी भेज दिया और अगले ही पल उसका फोन आ गया। रिंग बज रही थी और मेरे मन के अंदर हलचल बढ़ने लगी थी। जैसे ही मैंने उसका कॉल उठाया, मैंने धीरे से हेलो कहा। वो बहुत ही बिंदास अंदाज में बात करने लगा, अरे पहले भी तुम्हारी आवाज़ इतनी पतली और मीठी थी, क्या याद है? वही जो तुम्हें कविता सुनाने के लिए कहती थी, और जब तुम कविता बोलती थी तो पूरा क्लास कान लगाकर सुनता था। अब तुम्हारी आवाज़ सुनकर वही पुराने दिन याद आ गए। वो सब एकदम से बोल गया, जैसे दिल में दबे सारे पुराने किस्से अचानक बाहर आ गए हों। मैं सिर्फ इतना ही कह पाई, अच्छा। तभी उसने फिर पूछा, घर वाले सब ठीक है ना? मैंने इंस्टाग्राम पर देखा, तुम्हारे हस्बैंड और बच्चों के फोटो, बहुत अच्छी फैमिली है तुम्हारी। पुणे में तुम लोग रहते कहाँ हो? उसके इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाई। मैं चुप थी, पता नहीं क्या बोलूं। लेकिन उसकी बातें जारी रहीं और उन बातों में मेरी तारीफें कुछ ज्यादा ही थीं। मैं कुछ बातें भूल चुकी थी, लेकिन उससे बात करके जैसे वो सारी पुरानी बातें फिर से याद आ गईं।
उससे बातें चल ही रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। फोन अब भी मेरे हाथ में था। 5:30 बज चुके थे। मेरा छोटा बेटा जयेश स्कूल से घर आया था। दरवाजे पर खड़ा होते ही वो मुझ पर गुस्से से बरस पड़ा, मम्मी, तुम मेरी स्कूल में क्यों नहीं आई? आज पेरेंट्स मीटिंग थी ना, सबके पेरेंट्स आए थे। पापा तो ऑफिस में थे, लेकिन तुम तो घर पर ही रहती हो, कहाँ बिजी थी यार मम्मा तुम? मैंने धीरे से कहा, बेटा, बाद में बात करते हैं। वो कुछ और कहने ही वाला था कि मैंने जल्दी से सुरेश का फोन काट दिया। फिर मैंने जयेश को शाम की चाय और खारी दी और खुद रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात के 8 बजते बजते खाना तैयार हो गया था। खाना बनाते समय भी मुझे सुरेश की बातें याद आ रही थीं। वो बार बार मेरी तारीफ कर रहा था, उसकी हर बात में मैं ही थी। कितने सालों बाद किसी ने यूं दिल से मेरी तारीफ की थी, और सच कहूं तो अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। खाना बनाकर और किचन साफ करके मैं हॉल में बैठने ही जा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं जाकर दरवाजा खोला, चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ में बैग लिया, लेकिन मेरे पति ने न कोई जवाब दिया, न मेरी ओर देखा भी। मैं कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप किचन में पानी और चाय लाने चली गई। जब मैं किचन में पानी और चाय लेने गई, तभी बाथरूम से उनका चिल्लाने वाला आवाज आया, क्यों है ये? सुबह से ये कपड़े यहीं पड़े हैं, धोए नहीं किया, बाथरूम भी साफ नहीं किया गया। घर में ऐसे तिरछे और चिढ़ने वाले बर्ताव की बातें मुझे शादी के बाद से ही सहनी पड़ी हैं, लेकिन आज मुझे सहन नहीं हुआ। मैंने तुरंत कहा, घर में होने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ एक काम किया जाए। उन्होंने बस इतना ही किया। शायद उन्हें मेरे साथ वाद विवाद करने का मन नहीं था, पर मैं दम तोड़ चुकी थी। मैंने पैर फैलाया, मोबाइल हाथ में लिया और जैसे हमेशा की तरह अपने पति को विश्वास के साथ छोड़ दिया, और वहीं घर के काम और बच्चों के पढ़ाई के कामों में लग गई। जयेश के क्लास टीचर ने स्कूल व्हाट्सएप पर होमवर्क भेजा था, चेक करने के लिए मैंने मोबाइल उठाया, तभी सुरेश का व्हाट्सएप मैसेज आया, हो गया क्या? तुमसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा। मुझे बस तुम्हारे साथ ही बात करने का मन करता है। देखो, हमारे पुराने दिन याद आ गए। मैंने उस समय कुछ रिप्लाई नहीं किया, बस स्माइली वाला इमोजी भेजा। फिर उसने कहा, ये खाना खा लो। उसका रिप्लाई आया, क्या बनाया? मैंने उसे मैसेज किया, बैंगन का भरता और शिरा। फिर उसका जवाब आया, आज गुरुवार है ना, तुम्हारे हाथ का शिरा। तभी जयेश ने कहा, मम्मी, जल्दी खाना दो, नहीं तो पापा सोफे पर ही सो जाएंगे। मैंने मोबाइल को बाजू में रख दिया और जल्दी से खाना खाने के लिए बढ़ी। जैसे ही पति ने चेयर पर बैठकर खाना शुरू किया, उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, अरे ये शिरा मुझे मत देना, तुम्हें पता है ना मैं इसे नहीं खाता। मैंने ध्यान देकर शिरा उनके पास से हटा दिया। सारा काम निपटाकर मैं बेडरूम चली गई। वहां पति का ध्यान और नियंत्रण शुरू हो गया। हम सिर्फ एक दूसरे के पास लेटकर थे, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। हमेशा सुरेश की बातें, पति का व्यवहार और 17 सालों में सास ससुर द्वारा किए गए अपमान बार बार याद आ रहे थे। पति का मूड अच्छा होता तो पूरा घर खुश रहता, और अगर बाहर कुछ भी ठीक नहीं होता, घर के अंदर सारा मूड उसी पर निर्भर होता। मुझसे भी टन टन करते हुए व्यवहार करना, ये सब आज मेरी नज़र के सामने घटित हो रहा था। कभी पत्नी की तारीफ नहीं करना या अपने मन की बातें उसके साथ साझा न करना, यही था मेरे पति का स्वभाव। उन्होंने हमेशा ऐसा करते हुए मुझे जकड़ कर रखा, और 17 सालों से जलन और कंट्रोल करने का प्रयास जारी रहा। इतना सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह के 5 बजे अलार्म ने मुझे जगा दिया और फिर वही रूटीन शुरू हो गया। सारे काम निपटाकर दोपहर 1 बजे मैं फ्री हुई, मोबाइल हाथ में लिया। मुझे लगता ही था कि सुरेश के मैसेज आए होंगे। मैसेज का रिप्लाई न देते हुए मैंने सीधे उसे कॉल किया। उसने कॉल एक ही रिंग में उठा लिया। हमारी बातचीत शुरू हुई और ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से प्यार में पड़ गई हूँ, ऐसी भावना मेरे मन में उठ रही थी। मेरा दिन तय था, दोपहर 1 बजे उसे कॉल करना और जयेश के आने तक बात करना। और आज वही शुरू हो गया था। उसके शब्दों में मेरी तारीफ और बातें सुनना, मेरी छोटी छोटी चिंताओं को समझना, मुझे सब बहुत पसंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से जीवन में जी रही हूँ, और यह सब मुझे बेहद जरूरी और सुखद लग रहा था। दोपहर 1 बजे से हमारी बातें चली, पूरे दिन की घटनाएं, पति, मेरे बच्चे और मेरे दोस्तों के बारे में। कभी कभी हमारी चर्चा में मेरी मायके वालों के बारे में भी बात हुई।
वो मुझे पूरी तरह समझ रहा था, जबकि मेरा पति मुझे शायद समय नहीं दे पाता। अब मुझे इसका कोई बुरा नहीं लग रहा था। मुझे सुरेश अब पसंद आने लगा था। स्माइली इमोजी की जगह अब रोज वापस भेजती थी। अब मैं खुद को समय दे रही थी, अच्छे से तैयार होकर कभी कभी सुरेश के साथ वीडियो कॉल पर बातें करती। लेकिन मन में बार बार आता, हम जो कर रहे हैं क्या सही है? क्या ये सोचने लायक है? पति साल में एक बार विदेश जाते हैं और अब ये सब मैं कर रही हूँ, या सिर्फ 4 दीवारों के भीतर मोबाइल पर बातें कर रही हूँ? फिर मैं खुद को समझाती, छोड़ो ना, इतना क्या सोचना, जाने दो जाने दो। और इसी तरह 6 महीने बीत गए। बच्चों की छुट्टियां आने वाली थीं। मेरे अंदर आया बदलाव बच्चों और पति को महसूस होने लगा। सुरेश के साथ बात करके मेरा आत्मविश्वास बढ़ा था। अब मुझे पति के व्यवहार का कोई असर नहीं पड़ता था। इस बार दिवाली की छुट्टियों में, जो मैं कभी अपने मायके नहीं जाती, मैंने मायके जाने का प्लान बनाया, क्योंकि मुझे सुरेश से मिलना था। सब कुछ तय अनुसार हुआ। मैंने सुरेश को यह नहीं बताया था क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी। दिवाली के बाद मैं और मेरे बच्चे अपने मायके पहुंचे, लेकिन मायके आने के कारण सुरेश के साथ ज्यादा बात नहीं हो पाई। जैसा कि बात करनी थी वैसा नहीं हो रहा था। मायके में हमेशा कोई न कोई घर में रहता था और लोग कहते रहते, अरे मायके आई हो, हमारे साथ समय बिताओ, वो मोबाइल पर क्या बैठी रहती हो, बार बार वीडियो कॉल करती रहती है। बहुत दिनों बाद मैं मायके आई थी, इसलिए मेरी करीबी फ्रेंड छकुली मुझे मिलने आई। वो उसी गांव के लड़के से शादी कर चुकी थी। 2 साल बाद हम फिर मिल रहे थे। रात में छत पर हम दोनों बातें कर रहे थे। रात के लगभग 11 बज रहे थे, तभी मोबाइल पर सुरेश का मैसेज आने लगा। क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन था, मैसेज का आवाज मेरी दोस्त को सुनाई दे गया और वह मुझे चिढ़ाने लगी। क्या यार, शादी को 17 साल हो गए, फिर भी जीजू मैसेज करते हैं, इतना प्यार करते हैं, ऐसा कहकर उसने मेरा मोबाइल हाथ से छीन लिया। वह तुरंत मैसेज पढ़ने लगी। मैंने पुराने मैसेज तो पहले ही डिलीट कर दिए थे, लेकिन अभी अभी आए हुए मैसेज उसने पढ़ लिए। साथ ही प्रोफाइल फोटो देखकर उसे सुरेश का मामला समझ में आ गया। वह देखकर शॉक में थी। गुस्से में उसने कहा, अरे ये तो हमारे पुराने गांव का सुरेश है ना? ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने कहा, हाँ ये वही है, पर तुम्हारे जो समझ में आता है वैसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बस इतना ही। तुम बेकार में मत घबराओ चिंतामणि। वो मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, रात भर तुम वही स्कूल की बातें और मैसेज पढ़ती रही। मुझे एकदम झटका लगा, ये सब उसे कैसे पता चला। फिर वह शांत हुई और मुझे कहा, ये देखो, अभी इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन बेकार में किसी तीसरे व्यक्ति की जिंदगी खराब होगी। तुम्हें पता है, वो तुमसे बात करता है, तुम्हारी तारीफ करता है, लेकिन अपनी पत्नी से कुछ पूछता भी नहीं और उसका बर्ताव भी ठीक नहीं है। वह दिन भर उसकी पत्नी रोती रहती है, लेकिन उसकी पत्नी की कोई परवाह नहीं करता। वह घृणास्पद व्यवहार करता है और उसकी पत्नी दिन भर दुखी रहती है। तुम कहती हो, चित्रा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सिर्फ दोस्ती है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती को वह एक अलग नाम देता है। उसकी पत्नी को ये भी पता नहीं कि वह जिस औरत से दिन रात चैट करता है, वह तुम हो। उससे क्या होता है, ये समझो, किसी एक औरत को केवल अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इसलिए अब ऐसा मत करो, सब कुछ रोक दो, किसी के घर को बर्बाद मत करो और नाकाम न बनाओ। मैं उसकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गई और मैंने कहा, मैं तुम्हारी बातें समझ गई, पर यह सब कैसे पता चला तुम्हें? उसने कहा कि यह सब इसलिए क्योंकि वह मेरी ही बिल्डिंग में रहता है, हम एक ही फ्लोर पर रहते हैं और उसकी पत्नी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वही मुझे सब कुछ बता रही थी। उसने अपने मन की सारी बातें मेरे सामने खोली, रोते हुए ये सब मुझे बताया। मैंने ये सब सुनकर तुरंत नीचे बैठ गई। मुझे अब शर्म महसूस होने लगी कि मैं क्या कर रही थी। मैं इतनी बड़ी उम्र की होते हुए भी क्या कर रही थी। मैंने अपने और अपनी दोस्त की नज़रों में खुद को नीचा महसूस किया। उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। आज मुझे लगा कि मेरी बड़ी बहन जैसी भूमिका निभा रही थी। मैंने उसे कहा, हाँ मैं समझ गई, मेरे मन में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं अब ये सब फौरन बंद कर दूंगी। मैंने उसे प्रॉमिस भी किया। मैंने उसे प्रॉमिस किया और वह चली गई, लेकिन मेरे मन में उसके शब्द बार बार गूंज रहे थे। मैंने सुरेश को कॉल किया और कहा, अब मुझे कॉल मत करना, ये 6 महीने की दोस्ती यहीं समाप्त होती है।
इसके बाद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। उसी दिन मैं अपने घर लौट आई। मेरे मन में बस एक ही बात थी, क्या किसी को वास्तव में दूसरी किसी की जरूरत है? इस पूरे अनुभव से मैंने खुद से प्यार करना सीखा। अब चाहे कोई मेरी तारीफ करे या ना करे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने खुद के लिए समय निकालना और अपने शौक निभाना सीख लिया। फिर भी कभी कभी खाली समय में सुरेश की दोस्ती याद आती और मुझे अपने आप पर गुस्सा आता कि मैंने समय क्यों दिया। लेकिन यह निश्चित था कि हमारे कारण किसी का नुकसान न हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें।